हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो रेलेवेंट रहेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। वो चाहे आपका यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो और चाहे प्री हो या मेंस हो। ये सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डिस्कशन हम करेंगे, और हर डिस्कशन का मैं आपको समरी बताऊंगा। पूरा आर्टिकल डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि समरी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे और फर्दर जब खुद से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और प्लस जिस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में और मेंस में, उसको भी दर्शाने की कोशिश करूँगा। एक अनाउंसमेंट है, एक्जिया आईएएस एकेडमी में एडमिशन ओपन है। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और दोनों ही कोर्स में हम आपको मॉक टेस्ट आंसर राइटिंग प्रोवाइड करेंगे फॉर ऑल द जीएस पेपर इंक्लूडिंग ऐसे राइटिंग। इसी के साथ 1-to-1 मेंटरशिप भी दिया जाएगा, जिसके तहत आपको पर्सनलाइज गाइडेंस प्रोवाइड की जाएंगी और आपके जितने भी डाउट है उसको कैटर किया जाएगा। हर जीएस पेपर के लिए हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल देंगे, जिसको सिलेबस के हिसाब से और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जो भी क्लासेस होंगी वो एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी। क्लासेस जो है वो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेंगी। इसी के साथ आप हमारे इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी में भी एनरोल कर सकते हैं। तो ये स्पेशली ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए रहेगा। फर्दर एडमिशन के बारे में जानने के लिए डिटेल में आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो ये बाकी फ़ी स्ट्रक्चर है और ये अभी के लिए एप्लीकेबल है, बाद में ये चेंजेस इसमें आ सकती हैं। तो फाउंडेशनल में जैसे हमेशा आप सभी से कहता हूँ कि कोई भी कोर्स पढ़े तो उसको फाउंडेशन लेवल से ही चालू करे, तो ही क्या है आपका जो प्रिपरेशन है वो 360 डिग्री एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ होता है। तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो लगभग हम साल भर में आपको सारे जीएस पेपर का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको कवर करेंगे, इंक्लूडिंग प्री के लिए मॉक टेस्ट और मेंस के लिए मॉक टेस्ट भी रहेगा। और बाकी जो भी कोर्सेज ऑफ़र की जा रही है बाय एक्जिया आईएएस एकेडमी वो आप इसमें देख सकते हैं। और आपको फर्दर और कुछ जाननी है तो वही सेम नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट सरदार पटेल जी के बारे में, जो एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, दूसरे हमारे देश के पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और पहले होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इनका जो पर्सोना है और इनका जो लीडरशिप है वो कैसा रहा है उसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो काफ़ी टॉल लीडर थे, इसीलिए इनको आयरन मैन भी कहा जाता है। तो अभी इसमें उनके फैमिली के बैकग्राउंड में भी थोड़ा बहुत दिया गया है कि फैमिली से पता चल सकता है कि वो कितने सेक्रीफाइशियल नेचर के थे। तो उनके अंदर जो ऑस्टेरिटी थी, आत्म संयम था, ह्यूमिलिटी थी, अपने आप को हमेशा नीचे रखते थे इतना क्वालिटी होने के बाद भी, और बहुत सारा सेल्फ सेक्रीफाइस भी किया है फैमिली के लिए। तो इसमें एक इंसिडेंट भी बताया गया है कि आपके उनके जो भाई साहब थे, उनको फ़ॉरेन जाना था पढ़ने के लिए, लेकिन फ़ॉरेन जाने का जो प्लान था वो आपका वल्लभ भाई पटेल जी का था। लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी ने सेक्रीफाइस कर दिया था अपने भाई के लिए कि भाई उनकी जगह उनके भाई चला जाए। तो इससे पता चलता है कि उनके अंदर जो ऑस्टेरिटी का गुण है वो है, मतलब आत्मसंयम का, सेल्फ सेक्रीफाइस का। तो अभी ये चीज़ें हमें कहाँ काम में आएगी? तो क्या है, आप जो एथिक्स का हमारा पेपर बनता है उसमें आपके सिविल सर्वेंट के अंदर कौन सी डिफरेंट क्वालिटी होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्या है, आपके ऑस्टेरिटी, ह्यूमिलिटी, सेल्फ सेक्रीफाइस, इन क्वालिटी का जिक्र कर सकते हैं विथ एग्जांपल। और एग्जांपल में हम क्या है, आपके गांधी जी का एग्जाम्पल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एग्जाम्पल, अब्दुल कलाम साहब का एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल्स हम कोट कर सकते हैं। तो अभी इसमें क्वालिटी किसका दर्शाया जा रहा है? वल्लभ भाई पटेल जी का। तो वल्लभ भाई पटेल जी खुद भी एक पब्लिक फिगर थे,
और जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो भी सिविलियंस के सर्विस के लिए होते हैं, तो उनमें भी क्या है, ऐसी क्वालिटियाँ होनी ज़रूरी रहती है। ओके। फिर उनका जो एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच था वल्लभ भाई पटेल जी का, वो एक क्राइसिस के ज़रिए भी इसमें बतलाई गई है कि 1927 में स्टॉर्म आया था आपके अहमदाबाद में। तो तब तब वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रोएक्टिवली सिविक रेस्पॉन्स दिया था, मास मोबिलाइजेशन किया था ताकि लोगों को राहत दी जा सके। और इसके बाद उनका जो लीडरशिप है, आप बाराडोली सत्याग्रह है जो 1928 में हुआ था, जो फार्मर्स इंटरेस्ट के लिए बाराडोली में किया गया था, तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो सरदार टाइटल है वो मिला था। और इसमें जो सरदार जी का जो लीडरशिप क्वालिटी है वो आप इसमें देख सकते हैं। और प्लस इसमें एक आपका कंपैरिजन भी दिखाया गया है बिटवीन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एंड नेहरू जी के बीच में, कि दोनों के बीच में रिलेशन कैसा था, कौन सी कन्फ्लिक्ट थी, वो उसके बारे में बतलाया गया है। तो अभी हम जब नेहरू और पटेल जी के बारे में जब डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लीडर थे और दोनों ही काफ़ी क्वालिटी वाइज परफेक्ट लीडर थे, लेकिन दोनों के बीच में कुछ आपके डिफरेंसेस थी। तो वो डिफरेंसेस क्या थे आपके? पटेल जी तो जो थे ग्राउंडेड थे, रियलिस्ट थे, फोकस्ड थे ऑन इंटरनल कंसोलिडेशन। तो इंटरनल कंसोलिडेशन जो प्रिंसली स्टेट का कंसोलिडेशन था, जो रजवाड़े थे लगभग 560 के लगभग रजवाड़े थे, उनको इंटीग्रेट करा दिया गया था विथ इंडिया। अगर इंटीग्रेट नहीं कराया जाता तो आज हम एक यूनाइटेड इंडिया नहीं पा पाते। उसके समांतराल हम अगर देखें, नेहरू जी का जो विजन था वो कैसा था, तो उनका वो बड़े विजनरी लीडर थे, आइडियलिस्ट थे। तो डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि पटेल साहब जो थे वो बहुत रियलिस्ट थे, चीज़ों को जैसे है वैसे देखते थे, लेकिन जो नेहरू जी थे उनका जो अप्रोच था वो आइडियलिस्ट था कि व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, क्या है वो नेहरू जी कम ध्यान देते थे। तो इसीलिए क्या है, आपका जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था उसमें हमें डिफीट मिली थी, क्योंकि नेहरू जी ने आपका अंडर एस्टिमेट कर दिया था चाइना को, जिसकी वजह से हम चाइना को अपना भाई समझते थे, लेकिन बाद में उन्होंने यूनिलैटरल अटैक किया था। तो ये आइडियलिस्ट अप्रोच की वजह से ही हुआ था। अगर रियलिस्ट अप्रोच रखते तो हम प्रिपेयर्ड रहते। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा कि जो दुनिया है इंसान की, उसमें रियलिस्ट और आइडियलिस्ट दोनों ही अप्रोच ज़रूरी है, लेकिन रियलिस्ट अप्रोच अगर लिया जाए तो सेफ साइड में रहा जा सकता है। और आइडियलिस्ट अप्रोच भी ज़रूरी है, तभी क्या है, दुनिया एक अच्छा प्लेस बन सकती है, ह्यूमैनिटी के लिए जगह बन सकती है। फिर वो जो नेहरू जी थे वो इंटरनेशनलिस्ट भी थे, कि जो भी चीज़ें हैं उनको डेमोक्रेटिकली सोचते थे। एक दूसरे एक से दूसरे देशों के साथ जो रिलेशन है उसको आपके काफ़ी एथिकल लाइन में देखते थे कि अच्छा रिलेशन होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है उसको डेमोक्रेटिकली नेगोशिएशन के ज़रिए सॉल्व करना चाहिए। ओके, पावर पॉलिटिक्स में कम ध्यान देते थे। तो ये डिफरेंस इनके बीच में देखा गया है। ओके, लेकिन आज के समय पे आप एक ऐसा पॉलिटिक्स देख सकते हैं कि दोनों ही जो टॉल लीडर है उनको एक आपके एंटागोनिस्टिक लाइन में देखा जाता है। ओके, जो आपके एक लीडर को डिफेम करके दूसरे लीडर को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो इसमें क्या है, अभी जो दोनों ही लीडर है, दोनों ही टॉल है, दोनों का ही क्या है, दोनों ही इनकम्पेरेबल है। बाकी अप्रोच में तो डिफरेंस रहता ही है। तो इसीलिए क्या है, जो भी हमारे हिस्टोरिकल फिगर है, जो भी आपके फ्रीडम स्ट्रगल में इतने सारे कंट्रीब्यूशन है, इंक्लूडिंग पटेल जी एंड नेहरू जी, तो इनके बारे में हमें क्या करना है, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, ना कि कॉन्फ्लिक्ट में देखना है इनको। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और एज ए आप पोटेंशियल सिविल सर्वेंट, आप क्या है, चीज़ों को आपको बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही जस्टिफाइड तरीके से देखना ज़रूरी रहता है। बाकी ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में सरदार जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, जो जो भी डिफरेंट टॉल फिगर्स है इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, उनके जो भी आपके इवेंट्स है, एक्ट्स है, उनको पूछा जा सकता है। प्लस अगर स्टेट लेवल में देखें, स्टेट पीसीएस के लिहाज से, तो जब नेशनल लेवल पे डिफरेंट मूवमेंट्स चल रही थी, वो चाहे आपका नॉन कोऑपरेशन हो,
या फिर सिविल डिसोबीडियंस हो, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हो। तो हर मूवमेंट में क्या है, नेशनल लीडर के साथ ही पैरेलली स्टेट लेवल में भी डिफरेंट लीडर ने अपना रोल प्ले किया है। तो उन लीडर्स के बारे में भी आपको स्टेट पीसीएस के लिहाज से अच्छी तरीके से जानना ज़रूरी होता है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो लीडरशिप क्वालिटी है, ओके, उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मेंस में ओवरऑल क्वालिटीज़ पूछे जाते हैं, ओके, कंट्रीब्यूशन पूछे जाते हैं। और प्रीलिम्स में आपको जो भी इवेंट है उनके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके गांधी जी आप सरदार पटेल जी से पहली बार कब मिले, तो आप यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे कि 28 बाराडोली सत्याग्रह में मिले, लेकिन 1916 में ही गांधी जी और आपके सरदार पटेल जी दोनों का मुलाकात हो गया था। तो वैसे क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स में, ओके। ये सभी चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो इसीलिए आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये टॉपिक है, तो ये बारीकी से पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको बारीकी से ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़ना होगा, ओके। तो चलिए देखें आगे क्या है। तो इसमें आपका सरदार पटेल इज़ ऑफन रिमेंबर्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो उनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, और यूनिफायर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरे इंडिया को यूनिफाई करने में उनका सबसे बड़ा और महान योगदान रहा है। जो ओवर 560 जो प्रिंसली स्टेट थे, क्योंकि जब ब्रिटिश के अंडर था इंडिया, तो जो भी टेरिटोरी थी वो आपके दो हिस्सों में थी। एक जिसको डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल कर रहा था, और बाकी ऐसे 560 आपके टेरिटोरी थी जिसमें ब्रिटिश इनडायरेक्टली रूल कर रहा था, और डायरेक्टली रूल कर रहे थे बाय जो रजवाड़े थे, जो राजा महाराजा थे उस समय के। तो जब देश को आज़ादी मिली तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरा आपका रायता फैला के गए कि आपका आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के तहत हमें जो प्रोसीजरल था, उस प्रोसीजर के हिसाब से सभी आज़ादी का जो भी आपका प्रोसीजर होता है उसको पूरा किया गया था। तो उसमें ये जो प्रिंसली स्टेट थे इनको ऑप्शन दे दिया गया था कि आप चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, या फिर आप इंडिया या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी जो इंडिया के हार्ट में है, जो बीच में बैठा हुआ प्रोविंस है, वो अगर इंडिपेंडेंट रहता है या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता है, तो उससे क्या है, देश की यूनिटी खराब हो जाएगी, जो इंटीग्रिटी है वो खराब हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है, इस जो यूनिटी को बचाने के लिए सरदार पटेल साहब ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और इसीलिए क्या है आपका पटेल जी को यूनिफायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बाकी जो भी रोल है उनका इसमें मेंशन किया गया है, ओके। तो प्रेसिडेंट के तौर पे अहमदाबाद म्यूनसिपलिटी में उन्होंने क्या रोल प्ले किया था, बाराडोली सत्याग्रह में क्या रोल प्ले किया था, फिर आज़ादी के बाद जो एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और एज अ होम मिनिस्टर क्या रोल उन्होंने प्ले किया, ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी रहती है, ध्यान में रखिएगा। बाकी इसमें जो भी टाइमलाइन है, कब उनका जन्म हुआ था, ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई है लिस्ट में, और कब उनका डेथ हुआ था, और इनके बीच में कौन से आपके इम्पॉर्टेंट इवेंट उनके लाइफ से जुड़े हुए थे, वो सभी इसमें मेंशन की गई है, ओके। बाकी सरदार का टाइटल कब मिला था, ये सिंपल क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है, और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मेंस में पूछा जा सकता है, और उनका जो भी एट्रीब्यूट्स है वो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो अब देख सकते हैं मैं पूरा पॉइंट बाय पॉइंट नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा खींचेगा नहीं तो वीडियो, ओके। तो हमारा एक्जिया आईएएस एकेडमी का उद्देश्य ही यही है कि डिफरेंट न्यूज़पेपर से डिफरेंट टॉपिक को कलेक्ट करें, जो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस से कन्वर्ज करते हैं और पास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन देखे गए हैं, ओके। बाकी आप एक पोटेंशियल ऑफिसर हैं, तो ये जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया आपके गवर्नर के पावर को लेके, उसके बारे में। तो ये जो जजमेंट आया, इसके बारे में हम कई सारी आर्टिकल को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ओके। कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो टाइमलाइन नहीं दी गई है कि गवर्नर को कब एक्ट करना है ऑन अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप देख सकते हैं कि जो ओपोजिशन पार्टी रूल्ड स्टेट है, सेंटर में जो पार्टी रूल कर रही है और स्टेट में जो पार्टी रूल कर रही है, इनके बीच में अगर डिफरेंसेस होता है, तो क्या होता है, गवर्नर साहब का जो रोल होता है वो बहुत हद तक पार्टीजन देखा जाता है, और ये एक नॉर्म सा ही बन गया है देश में। तो इसीलिए क्या है, जो चुनी हुई स्टेट गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिकली, उनका जो एक फंक्शनिंग होना चाहिए,
कंटिन्यूअसली, उसमें आपका हर्डल बन जाता है गवर्नर साहब, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को काम करने के लिए लॉ बनाने होते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के ज़रिए लॉ बनाने के लिए बिल पास किया जाता है, और फाइनली लॉ तब होता है जब गवर्नर उसमें साइन करते हैं, तभी उसको इनेक्ट किया जा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन देखा गया है कि जहाँ ओपोजिशन पार्टी रूल्ड स्टेट है, लाइक तमिलनाडु, केरला, पंजाब, वेस्ट बंगाल, इन सभी स्टेट में क्या है, गवर्नर साहब जो है वो पार्टीजन रोल प्ले करते हैं, फेवर करते हैं सेंटर के एजेंडा को। और इसके लिए क्या है, स्टेट को तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, और फाइनली स्टेट के पास रास्ता क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाए। और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया, और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नर साहब का जो पावर है अंडर आर्टिकल 200, उसमें कुछ क्या है, आपकी टाइमलाइन दे दी है। तो अभी आप देखिए आर्टिकल 200 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि कोई एक बिल जो है वो गवर्नर साहब के पास जाने के बाद गवर्नर साहब के पास क्या ऑप्शंस रहता है। एक तो वो बिल को असेंड कर सकते हैं, दूसरा वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस दे सकते हैं, और रिकंसिडरेशन करने के बाद बिल को साइन करना गवर्नर साहब के लिए ज़रूरी हो जाता है। तीसरा, वो बिल को गवर्नर साहब विथहेल्ड करके रख सकते हैं, और चौथा आपके प्रेसिडेंट साहब के कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अभी देखा गया कि इसमें जो एक टाइम लिमिट नहीं दी गई है आर्टिकल 200 में, लेकिन एक बात मेंशन की है कि एज सुन एज पॉसिबल उसमें एक्ट करना है। तो उस हिसाब से क्या है, एज सुन एज पॉसिबल आपका 4-6 महीने के अंदर काम होना चाहिए, लेकिन देखा गया है कि आपके सालों साल बिलों को पेंडिंग रखा जाता है। तो इसीलिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और कहा कि जो गवर्नर साहब है या फिर जो प्रेसिडेंट साहब है, उनको 3 महीने के अंदर स्टेट के द्वारा पास की गई बिल में एक्ट करना ज़रूरी रहेगा। अदरवाइज़ जुडिशरी जो है वो इसमें रिव्यू कर सकती है। अभी क्या है, गवर्नर साहब का जो विथहोल्ड का पावर था उसको जस्टिशिएबल कर दिया। जस्टिशिएबल मीन्स कि कोर्ट में अप्रोच किया जा सकता है अगर गवर्नर साहब एक्ट नहीं करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर बिल। ओके, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आर्टिकल 142 को भी इन्वोक किया गया है, और ये बड़ा ही हिस्टोरिकल जजमेंट है, बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है। ओके, जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि गवर्नर साहब ने जब बिल पास नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके जो बिल में साइन नहीं किया गया था उनको मान लिया गया कि ये साइन हो गई है और ये एक्ट में तब्दील हो गई है अंडर आर्टिकल 142। और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 142 जो है सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि कोर्ट फुल जस्टिस प्रोवाइड कर सकती है। तो आर्टिकल 142 क्या कहता है, टू डू कंप्लीट जस्टिस। ओके, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ इतना सारा पावर है कि वो कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी ऑर्डर या फिर कोई भी डिक्री पास कर सकती है, और वो ऑल इंडिया में एप्लीकेबल रहेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये जो आर्टिकल है ये प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, और ओवरऑल जब क्वेश्चन पूछा जाएगा रिगार्डिंग सेंटर स्टेट रिलेशन, ओके, इस बार सेंटर स्टेट रिलेशन में ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं पूरी रहेंगी, ध्यान दीजिएगा मेंस में। ओके, जीएस पेपर 2 में, और बाकी आर्टिकल्स आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। और इसी के साथ और एक चीज़ में आप गौर कीजिएगा कि जो हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो अभी करंट में देखिए ये जो भी मुद्दे आए हैं, तो इसमें अभी ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 200 कोई करंट अफेयर्स है। आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविज़न है। ओके, जो 1950s जब से लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन 26 तब से है ये। आर्टिकल 142 भी तब से है। लेकिन अभी जब न्यूज़ में आ गया ना तो यही चीज़ें पूछी जाएंगी। लेकिन ये आप आप ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाने का मेन रीज़न ये है कि इस बार ये न्यूज़ में बना हुआ था। तो न्यूज़ पढ़ते रहने से क्या है, आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाता है कि मुझे इन इन चीज़ों में ध्यान देना है जो मैंने फाउंडेशन में पढ़े हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 200 गवर्नर के साहब के पास जो ऑप्शन होता है उसके बारे में बात करता है, और उसमें लिखा हुआ है एज सुन एज पॉसिबल एक्ट करना है गवर्नर को। ओके, नो इंडेफिनेट डिलेस, इंडेफिनेट डिले नहीं कर सकते हैं। तो जब डिले कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट कर दिया है। आर्टिकल 142 कहता है कि जब प्रेसिडेंट साहब के पास बिल जाता है तो प्रेसिडेंट साहब को क्या करना है, आउटराइटली उसको रिजेक्ट नहीं करना है। उसको क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं, तो ओपिनियन लेना ज़रूरी रहेगा।
मतलब ये ध्यान रखिएगा, बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ऑप्शन है तो क्या करना है, बिल को रिजेक्ट नहीं करना है। अगर किसी लीगल कॉम्प्लेक्सिटी को समझ नहीं पाते हैं, कॉम्प्लेक्स बिल को समझ नहीं पाते हैं, तो सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना चाहिए उनको, एडवाइजरी है ये। ओके, आर्टिकल 142 जो है वो डू कंप्लीट जस्टिस के बारे में बात करता है। ध्यान रखिएगा, तीनों आर्टिकल इस साल के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, बाकी ये जो भी समय सीमा है वो इसमें जो बांध दी गई है 3 महीने का, वो इसमें मेंशन किया गया है। ओके, तो गवर्नर साहब को फर्स्ट विद इन 1 मंथ में क्या करना है, या ग्रांट कर, या तो बिल को ग्रांट करना है, या विथ होल्ड रखना है, 1 महीने के लिए ही रख सकते हैं, या फिर वो रिजर्व रख सकते हैं फॉर फर्स्ट टाइम। जब रिटर्न करके बिल फिर अगर आ गया, रिकन्सिडरेशन करके भेज दिया, तो 3 महीने के अंदर बिल में एसेंट देना होगा उनको, उसको एक्ट बनाना होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल अगेन उसी चीज़ के बारे में बात करता है, अभी जो टॉपिक डिस्कस किया। तो इसमें मैंने कहा ना अभी कि आर्टिकल 142 को सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल करके कहा कि जो पेंडिंग बिल है वो लॉ बन गई है। एससी डीम्स एसेंट इम्प्लिसिट। ओके, तो इम्प्लिसिट यही समझाया गया कि जो बिल है वो लॉ में तब्दील हो गई है। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, अपना जो गैजेट में नोटिफाई करना पड़ता है एक्ट पास होने के बाद स्टेट गैजेट में, तो उसको नोटिफाई कर दिया गया है। तो अभी इसमें क्या है, क्रिटिक्स ये बता रहे हैं कि ये जुडिशियल ओवर रीच है एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर। ओके, लेकिन ये जुडिशियल ओवर रीच नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि स्टेट के बिल के ऊपर गवर्नर साहब को एज सुन एज पॉसिबल जब लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स भी यही चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल बिल में आपका एक्ट किया जाए। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। अगेन आर्टिकल आपका 200 प्रोविज़न इसमें आया है। ओके, तो फिर आप देख सकते हैं आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, ओके, आर्टिकल 143 अभी जो देखा था, आर्टिकल 143, सॉरी 143 देन 142, फिर आपका आर्टिकल 154 एंड 163, ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में मेंशन है कि आपका एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ जो स्टेट होता है वो गवर्नर साहब के पास रहता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा उनको काम करना होता है विथ एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। ओके, फिर 163 में भी वही चीज़ें कहती है कि गवर्नर टू एक्ट एंड ऑन एड एंड एडवाइस जो दिया गया है बाय द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। 143 तो कहा ही है। ओके, और आर्टिकल 201 में मेंशन है प्रेसिडेंट रोल इन असेंटिंग टू बिल रिजर्व बाय द गवर्नर। तो ये आर्टिकल्स के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ओके, बाकी ये जो भी इम्प्लीकेशंस है, कंक्लूजन है, आप थोड़ा देख लीजिएगा ताकि मेंस में आप आंसर लिख सकें, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है ईरान यूएस टू हैव मोर नेगोशिएशंस आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक इज पॉजिटिव। तो अभी ईरान और यूएसए के बीच में जो रिलेशन है, अब 1979 से पहले जो ईरान यूएस का रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जो ईरान है उसमें जो रजीम था, जो गवर्नमेंट थी, वो यूएस फ्रेंडली थी। लेकिन 1979 के बाद में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई ईरान में, वो आपके एंटी यूएस स्टैंस अपनाती है। ओके, कि जो भी ईरान का इंटरनल मैटर्स है, अफेयर्स है, वो ईरान खुद संभाल सकती है, यूएस का मेडलिंग ज़रूरी नहीं है, और अपने हिसाब से वो अपने डोमेस्टिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी लेंगे। तो इससे क्या है, जो यूएस का डोमिनेंस है उसको चैलेंज किया गया है बाई ईरान। तो उसी के बाद चीज़ें डेवलप होने लगी और हॉस्टाइल हो गया यूएसए अगेंस्ट ईरान। और ईरान ने भी क्या है, अपने सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को रिटेलिएट करना चालू किया। और जब टेंशन ज़्यादा एस्केलेट कब हो गया, जब ये पता चला कि जो ईरान है वो आपका न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। और उसी के बाद क्या है, ईरान और यूएसए के बीच में टेंशन बढ़ा। तो उसी टेंशन को दूर करने के लिए उसके बाद क्या है, आपके ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन भी लगा दिए गए बाय यूएसए, स्पेशली इकोनॉमिक सैंक्शंस। तो इसी की वजह से क्या है, इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा कि अभी इंडिया ईरान से ऑयल नहीं खरीद सकता है। और तभी क्या किया इंडिया ने ईरान के अलावा दूसरे देशों से ऑयल खरीदना स्टार्ट किया, मतलब डाइवर्सिफाई किया। तो एक समय पे ईरान से बहुत ज़्यादा ऑयल आता था। तो आप देख सकते हैं कि यूएस की जो पॉलिसी है वो कैसे हमारे डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट करती है। तो अभी जो भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया जाने का जो आपका एलिगेशन है ईरान के ऊपर, तो ये जो आई ए ई ए है,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो 1957 में गठन हुआ था। तो इस एजेंसी के बारे में प्री में पूछा जा सकता है। तो इसने बताया कि ईरान कोऑपरेट नहीं कर रहा है और लग रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने जा रहा है, और बहुत सारी रिसर्च ये भी बता रही है कि ईरान बहुत क्लोज है न्यूक्लियर वेपन को हासिल करने के रास्ते में। तो इसीलिए क्या है, ये जो भी टेंशन है आपके न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट को लेके, उसको सॉल्व करने के लिए JCPO POA साइन किया गया था 2015 में। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है पूरा इसका। तो इसमें कौन कौन सी देश हैं? P5 नेशन है, जो परमानेंट 5 है UN सिक्योरिटी काउंसिल में, +1 एंड प्लस यूरोपियन यूनियन इसमें है, ताकि ईरान का जो आपका न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट है उसको रोका जा सके, और ईरान के ऊपर जो सैंक्शन है उसको भी हटाया जा सके। तो ये एक कंप्रोमाइज़ में आया था, लेकिन जब ट्रम्प साहब आए तो उनके यूनिलैटरल डिसीजन से उन्होंने क्या किया, एग्जिट कर दिया इससे। फिर से टेंशन बढ़ गई, फिर से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग गए, जिस सैंक्शन ने इंडिया को भी इम्पैक्ट किया, क्योंकि हम चाबहार पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं ईरान में, ताकि हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर पाए बाय बाईपासिंग पाकिस्तान। ओके, और टू बाईपास पाकिस्तान। ओके, तो इसमें अभी रिटर्न ऑफ ट्रम्प साहब आए 2025 में, तो अभी फिर से क्या है, आपका इस डील के बारे में चर्चा हो रहा है। तो प्रीलिम्स में क्या है, चीज़ें पूछी जा सकती है कि जैसी POA क्या है, IAEA क्या है, ये सभी जानने ज़रूरी रहते हैं फॉर प्रीलिम्स। और मेंस के लिए आपको ओवरऑल इसको ओवरऑल देखना है कि कैसे यूएस का जो डोमिनेंस है, ओके, या फिर वेस्ट एशिया का जो पॉलिटिक्स है वो कैसे इंडिया के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि हम वेस्ट एशिया के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा इकोनॉमी जुड़ा हुआ है। जैसे UAE हमारा अगर USA के बाद देखा जाए तो हम क्या करते हैं, उनके साथ सेकंड हाईएस्ट ट्रेडिंग करते हैं, और हमारा जो ट्रेड है उनके साथ लगभग पॉजिटिव है, और बहुत सारा डायस्पोरा भी है, और एक कल्चरल लिंक भी है। ओके, तो इसकी वजह से क्या है, आपके जब भी वेस्ट एशिया में कुछ टेंशन आती है तो ये हमारे देश में भी इम्पैक्ट करता है, हमारे इकोनॉमी को, हमारे सिक्योरिटी को, ओके, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन को। तो ये देखना ज़रूरी रहेगा। प्लस ये NPT है। NPT क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो ये 1968 में लाया गया बाय दिस डेवलप नेशन मीन्स दिस P5 नेशन, कि 1968 से पहले जिन्होंने न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्वायर किया, बस वही न्यूक्लियर रख सकते हैं। बाकी देश को साइन करना होगा NPT को, कि न्यूक्लियर को प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। तो ये ट्रीटी के बारे में भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इंडिया ने इसमें साइन नहीं किया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया किया था, लेकिन उन्होंने इससे विड्रॉ कर लिया है। और ईरान इसका सिग्नेटरी है, फिर भी क्या है, उनके ऊपर अभी एलिगेशन है कि वो फर्दर इसको डेवलप कर रहे हैं। तो NPT के बारे में भी पूछा जा सकता है, और हमने साइन नहीं किया क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, कि ये आपके न्यूक्लियर हैव्स एंड हैव नॉट्स में देशों को बांटता है, जो बहुत अनफेयर है। ओके, तो हर देश को हक है अपना सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करने का। तो अगर न्यूक्लियर प्रोलिफरेट नहीं करना है तो बाकी जो P5 के पास न्यूक्लियर है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बाकी इसमें यूरेनियम क्या है, कैसे यूरेनियम को इनरिच करके, ओके, जब 90% तक एनरिच किया जाता है तो वो वेपन ग्रेड बन जाता है, उससे वेपन बनाई जा सकती है। और ध्यान रखिएगा, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको 3 कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, सिविल पर्पस के लिए आपके एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। सेकेंडली, मेडिसिन पर्पज़ में आपके कैंसर जैसे जो प्रॉब्लम है उसको, उसमें थेरेपी दी जा सकती है, रेडिएशन थेरेपी। और थर्डली, इसको वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए यूरेनियम को क्या है, आपका एनरिच करना हो पड़ता है 90% तक। तो अभी ईरान ने 60% तक क्या है, एनरिचमेंट को हासिल कर लिया है। ओके, लगभग 90% उनका जो वेपन ग्रेड है वो अचीव कर लिया है उन्होंने। बाकी और 10% अगर अचीव करेंगे तो वो एक फुल्ली न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बन जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। एक मिनट। ओके, तो आपका नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ सारस मैक 2 प्लेन एक्सपेक्टेड इन December 2027। तो ये जो सारस मैक 2 प्लेन है, ये एक सिविल एविएशन के लिए एक प्लेन बनाया गया है, स्पेशली बाय CSIR NAL।
ओके, तो जो CSIR है, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उनका जो आपका एरोनॉटिक नेशनल एरोनॉटिक जो डिवीजन है, उसने इस प्लेन को डिज़ाइन किया है और ये पहला इंडिजीनियस सिविलियन एयरक्राफ्ट है। ध्यान रखिएगा कि पहला सिविलियन एयरक्राफ्ट है। इसको फर्स्ट इसका जो फ्लाइट था 2004 में ही लिया गया था, लेकिन ये उसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी, तो फिर से इसको डेवलप किया गया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर 2027 तक इसको आपका फुल्ली इस्तेमाल किया जा सकेगा टेस्ट फ्लाइट के बाद। ओके, तो अभी इससे क्या है कि हम कैसे जो आपके टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उस पॉइंट से मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और प्री में सीधा सीधा ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इससे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, बाकी हम क्या है, हमें अगर विकसित भारत बनना है तो सिर्फ हम आपके एग्रीकल्चर से या फिर छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग से हम डेवलप नहीं बन सकते हैं। उसके लिए हमें क्या है, जो हैवी इक्विपमेंट्स है, जो हैवी मशीनरी है, जो हैवी व्हीकल्स है, उनको बनाना ज़रूरी रहेगा। वो चाहे आपका बाइक हो, कार हो या फिर एयरक्राफ्ट हो। ओके, तो उसी में इंडिया ध्यान दे रहा है और हम काफ़ी दूर तक सफल भी रहे हैं और इन फ्यूचर क्या है, बाय 2047 हम इन दिशाओं में सफलता प्राप्त करके एक डेवलप नेशन बन जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें क्या है, मेंस में पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें बाकी डिटेल्स दी गई है कि 2004 में सारस 1 को डेवलप किया गया था, तब ये 14 सीटर था, अभी ये 19 सीटर का डेवलप किया जा रहा है। और जब आपका 2004 में डेवलप हो रहा था, 2009 में इसका आपका टेस्ट फ्लाइट लिया था, उसी समय फैटल क्रैश हो गया था और प्रोजेक्ट तब से प्रोजेक्ट जो है स्टॉल्ड पड़ा था। बाकी 2016 में इसको रिवाइव किया गया है और फिर 2022 में एक्सपेक्ट किया गया था कि जून 2024 तक इसका टेस्ट फ्लाइट लिया जाएगा, लेकिन अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2027 तक। तो ये सभी चीज़ें जो है बस आप ऐसे ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ओके, बाकी ये जो भी पॉइंट है इनको पूछा जा सकता है। जो पहला था वो सारस 1 था, अभी सारस मैक 2 है। ओके, और कौन इसको डेवलप कर रहा है, कभी DRDO बोल देगा तो या फिर हॉल का नाम आ जाएगा तो वो गलत होगा। इसका सही आंसर होगा CSIR, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। तो CSIR का ही एक लेबोरेटरी है, इसको 1959 में बनाया गया था नाल को, और CSIR को 1942 में, मुझे जितना ध्यान है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये सभी चीज़ें भी पूछी जा सकती है। ओके, तो बाकी कैपेसिटी कितनी है, पहले 14 थी 19 है, तो ये भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो कंपोनेंट कहाँ से बन रहे हैं, स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, ओके, सर्टिफिकेशन प्लान क्या है, क्या क्या चैलेंजेस इसमें हैं, तो ये थोड़ा बहुत आपको ये देख लीजिएगा। सीधा सीधा इस प्लेन के बारे में तो नहीं पूछेगा मेंस में, ओके, प्री में पूछेगा और मेंस में ओवरऑल पूछेगा आत्मनिर्भर कैसे बन रहे हैं हम आपके डिफेंस में, फिर एयर सिविल एयरक्राफ्ट में, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एफर्ट गवर्नमेंट साइट्स स्टार्ट यूजिंग हिंदी वेब एड्रेस। तो जो वेब एड्रेस होता है ना, जैसे हम लिखते हैं www.xyz.com, तो उसमें जो इंग्लिश रहती है उसको अभी क्या किया गया है, हिंदी में किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कहीं मेंशन होगा इसमें। ओके, ये रहा आपका गृह मंत्रालय डॉट भारत, अभी आएगा आप देखेंगे तो, इंस्टीड ऑफ MHA.gov.in के। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि जो इंडियन लैंग्वेजेस है उनको इस्तेमाल की जा रही है वेबसाइट एड्रेस में। ओके, कि हम अपना इतना जो धरोहर है लैंग्वेज का, उसको क्यों छोड़े, उसको भी हम इस्तेमाल करें। ओके, तो चीज़ों में क्या है, इंडिजिनाइजेशन की जा रही है। तो वेबसाइट में भी ये जो अभी सवाल है ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ओके, और ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि अदर जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनको भी ग्रेजुअली इस्तेमाल किया जाएगा रीजनल लेवल में। ओके, ताकि जो आपके लोकल पॉपुलेशन है वो क्या कर सके, अपने, अभी सभी लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो वो अपने रीजनल लैंग्वेज में जो वेबसाइट है उनको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो इससे क्या है, लोगों को एजुकेशन में, गवर्नेंस में, डिफरेंट स्कीम के बेनिफिट लेने में मदद मिलेंगी, चीज़ों को रीजनल लैंग्वेज में समझ पाएंगे, या फिर गवर्नमेंट कोई लॉ पब्लिश करता है तो लोग उसको पढ़ पाएंगे, उसमें अपना ओपिनियन बता पाएंगे। तो ये इसका पॉजिटिव है। ओके, तो यही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है न्यू वर्किंग ग्रुप ऑन
मेल न्यूट्रिशन इंड्यूस्ड डायबिटीज़। ओके, तो डायबिटीज़ के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इससे पहले आपको क्या समझना होता है कि बीमारियां दो तरह की हो सकती है, या तो कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है या नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, एक से दूसरे में कम्युनिकेट हो जाती है, चली जाती है, स्प्रेड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके कोरोना वायरस। ओके, तो कोरोना वायरस आप देख सकते हैं एक कम्युनिकेबल डिजीज है। ओके, फिर टीबी हो गया, वो भी एक क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है जो कम्युनिकेट हो जाती है। लेकिन जो डायबिटीज है, या फिर जिसको शुगर भी कहा जाता है, जिसमें इंसुलिन की जो कैपेसिटी है वो घट जाती है, और बॉडी क्या नहीं कर सकता है, शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, और वही एक्सेस शुगर क्या करता है, हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है उसको डैमेज करता है। तो उसी को डायबिटीज़ कहा जाता है। और डायबिटीज़ एक क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये कम्युनिकेट नहीं होता है। आप एक डायबिटीज़ पेशेंट के साथ बैठेंगे तो आपको डायबिटीज़ नहीं हो जाएंगी, नॉन कम्युनिकेबल है। जैसे हाइपरटेंशन है या फिर हाई बीपी है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो हमारे देश में जो सर्ज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो चाहे हाइपरटेंशन हो, या फिर आपका ब्लड शुगर हो, या फिर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो, हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ होती है, तो ये बढ़ रही है। तो अभी तक हमने देखा था कि डायबिटीज़ स्पेशली टू टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ है उसमें क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो खुद ही क्या करता है, जो हमारा इंसुलिन होता है, इंसुलिन के जो सेल होते हैं जो पेनक्रियास में बनते हैं, उसको आपका डैमेज करता है। ओके, और टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों होता है, बिकॉज ऑफ आपके उल्टा पुल्टा खाना खाने से। ओके, जैसे आपने हाई शुगरी फूड कंज्यूम करते रहते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के वजह से क्या होता है, आपका टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, लाइफस्टाइल की वजह से होती है। लेकिन इसमें अभी एक आपका टाइप 5 डायबिटीज़ के बारे में कहा गया है, जो इंड्यूस होता है बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। तो सीवियरली अगर मेल नरिश्ड रहेंगे सालों साल, तब क्या है, टाइप 5 डायबिटीज़ इंसान के अंदर देखा जा सकता है। ओके, तो ये टाइप 5 डायबिटीज़ का अगर हिस्ट्री आप देखें तो इसको 1955 में ही देखा गया था। ओके, इसको जे टाइप भी कहा गया क्योंकि ये जमाइका में देखा गया था, तो इसी को टाइप 5 भी कहा गया है। तो WHO ने रिकॉग्नाइज भी किया था टाइप 5 डायबिटीज़ को इन 1985। फिर 1999 में WHO ने इसको रिमूव भी कर दिया था फ्रॉम आपका टाइप 5 क्लासिफिकेशन और डायबिटीज़ क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि लैक ऑफ क्लियर कैजुअलिटी देखी गई थी, कोई कैजुअलिटी नहीं था। लेकिन बाद में फिर से रिसर्च चालू हो गया 8 टू लेके 22 में, फिर जनवरी 2025 में, और फाइनली अप्रैल 2025 में IDF जो है, IDF हो गया आपका इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, उसने क्या किया है, इसको क्लासीफाई किया है टाइप 5 डायबिटीज़ के हिसाब से। तो ये अभी जो टाइप 5 डायबिटीज़ है, इसका होने का मेन रीज़न मेल न्यूट्रिशन है। मतलब अच्छी तरीके से जो पौष्टिक आहार है वो बहुत दिनों तक नहीं खाने से बॉडी में टाइप 5 डायबिटीज़ आ सकती है। हमारा पेनक्रियास में जो आपका इंसुलिन बनता है वो नहीं बन सकता है, और जो शुगर से हमारा आपका इंसुलिन जो है आपका एनर्जी कन्वर्ट करता है। शुगर क्या है, फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सेल को एनर्जी देता है, तो वो एनर्जी नहीं दे पाता है। ओके, तो वही हो गया आपका डायबिटीज, और इसमें डिफरेंट टाइप्स हो गए। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और ओवरऑल आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, तब आपको इन चीजों को मेंशन करना जरूरी रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन शिपिंग। तो जो शिपिंग होती है आपके इंटरनेशनल लेवल में, आप देखते हैं कि मैक्सिमम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनको शिपिंग के जरिए शिप किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। तो जिस तरह से वेहिकुलर एमिशन होता है, गाड़ियों से आप एमिशन देखते हैं, उसी तरह से क्या है, आपके शिप से भी इमिशन होता है और पोल्यूशन होता है, उससे क्लाइमेट चेंज में असर पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो हाल ही में क्या किया गया, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है IMO, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में, तो ये यूएन का ही एक ऑर्गन है, यूएन के अंदर ही, ऑर्गन नहीं है, एक यूएन के अंदर ही एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। तो IMO ने रिसेंटली आपका ये डिसीजन लिया है कि आपका जो कार्बन टैक्स है वो इम्पोज करना है ऑन शिपिंग। तो शिपिंग जो पोल्यूशन करती है उनके ऊपर कार्बन टैक्स लगाना है, ताकि कार्बन टैक्स के जरिए जो पैसे आएंगे उससे क्या किया जा सके, जो शिपिंग है, शिपिंग इंडस्ट्री है, या फिर जो शिपिंग रूट्स है, उसमें जो भी शिप चलती है उसमें ग्रीन फ्यूल को डेवलप किया जा सके।
और इसमें कितने कंट्री ने सपोर्ट किया है? लगभग 63 कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड ब्राजील, जो ब्रिक्स की नेशन है। तो ये अभी क्या है, एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इसमें कौन कौन से कंट्री ने सपोर्ट किया है, तो इसमें ये भी बताया गया, आईएमओ यूएन बॉडी है, ऑर्गन नहीं है, ध्यान रखिएगा, यूएन का 6 ऑर्गन है सिर्फ। ओके, बाकी जो भी है आपके वो यूएन की स्पेशलाइज बॉडीज है। ओके, तो इन्होंने पास किया है वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग। तो इसके पहले कार्बन प्राइसिंग नहीं लगाया गया है, ये फर्स्ट टाइम ही है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। तो अभी ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, और जो भी कार्बन टैक्स लगाया गया है उससे क्या होगा, ये 2028 से लगाया जाएगा, और बाय 2030 $40 बिलियन जनरेट किया जाएगा, और उस पैसे से क्या किया जाएगा, आपका क्लाइमेट फाइनेंस किया जाएगा, डीकार्बोनाइजेशन किया जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। 1 मिनट वेट कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो ध्यान रखिएगा, ये पहली बार है जब इंटरनेशनल लेवल में ऐसा कुछ डिसीजन लिया गया जिसमें कार्बन टैक्स को इम्पोज किया जाने वाला है। ओके, ऑन मैरीटाइम शिपिंग में, और ये आपका लागू होगा 2028 से, अभी से नहीं होगा, डिसीजन अभी लिया गया है 2025 में। बाकी जो आईएमओ है, ये यूएन का बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आईएमओ में इंडिया भी मेंबर है, ध्यान रखना है। इसका हेड ऑफिस जो है इंग्लैंड के लंदन में है, ये भी ध्यान रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। और ओवरऑल मेंस के पर्सपेक्टिव से ग्लोबल लेवल में कौन सी डिफरेंट इनिशिएटिव्स ली गई है कॉप के साथ ही, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के साथ ही, उसके साथ आप आईएमओ के जो डिसीजन है उसको भी मेंशन कर सकते हैं, कार्बन टैक्स के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट जीनोम मैपिंग और जेनेटिक मैपिंग। ओके, तो ये जो पूरा मुद्दा है वो है क्या, तो कब इसको लॉन्च किया गया बाय इंडिया, तो द 10,000 ह्यूमन जीनोम स्टडी वाज लॉन्च इन जनवरी 2020 में। ओके, तो ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इसका नाम है, और इसको लिया गया है स्पेशली बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और ध्यान रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ ही और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी इससे जुड़ी हुई है कि जेनेटिक मैपिंग करना है। तो इसमें क्या किया गया है, लगभग आपका 83 पॉपुलेशन ग्रुप का, ओके, पॉपुलेशन ग्रुप के अंदर से 10,000 आपके हेल्दी जो पॉपुलेशन है उनका आपका जेनेटिक जो मटेरियल्स है उसको लिया गया है, ताकि जेनेटिक मैपिंग किया जा सके। तो अभी जेनेटिक मैपिंग होता क्या है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट करके, ओके, उससे आपका ये पता लगाया जा सकता है कि जो डिफरेंट पॉपुलेशन है उनके अंदर जो भी आपके डिफरेंट डिजीजेस है वो क्यों हो रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे देश में आपके जो एंडोगेमस मैरिजेस है वो ज़्यादा होती है। तो एंडोगेमस क्या है, एक ग्रुप के अंदर ही शादी होना, जैसे एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप है वो अपने अंदर ही शादी करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भी ऑफस्प्रिंग आती है उसको क्या होता है, जो आपके पेरेंट्स के अंदर जो हेल्थ इश्यूज रहती है वो ट्रांसफ़र होते जाती है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन। तो ऐसे क्या होता है, जो म्यूटेशन होता है किसी बीमारी का वो बढ़ते जाता है। तो इसीलिए क्या है, ये आपके जो आज के समय पे आप डिफरेंट आपके थैलेसेमिया का प्रॉब्लम हो, या फिर सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम हो, या फिर बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर, या फिर टाइप 1 डायबिटीज़ ही हो, अभी जो बात किया, तो इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ओके, तो ये क्या है, हेल्थ के सेक्टर में एक आपका स्पेसिफिक जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है उनके अंदर जो प्रॉब्लम है उसका स्पेसिफिक मेडिसिन डेवलप करके बीमारी को हल किया जा सकता है। तो ये आने वाले समय में क्या है, आपका रेवोल्यूशनरी रह सकेगा। तो इसमें फर्दर आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो इंडिया इज होम टू कितने ग्रुप है, 4,000 डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ग्रुप है, और उसमें इंक्लूडिंग 83 आपके एंडोगेमस ग्रुप है। एंडोगेमस मतलब अपने ग्रुप के अंदर ही शादी करना।
और जो एक्सोगेमस होता है वो ग्रुप के बाहर शादी करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोगेमस। तो ट्राइबल पॉपुलेशन के बीच क्या होती है, आपके एंडोगेमस होती है। जैसे एक पर्टिकुलर ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो एक जगह में कंसंट्रेट रहती है, उन्हीं के बीच क्या है, शादी विवाह ये होते रहते हैं। तो उससे क्या है, जो भी हेल्थ के इशू रहते हैं वो म्यूटेशन होते रहता है। ओके, वो फर्दर और स्ट्रेंथन हो जाता है जो भी प्रॉब्लम रहती है हेल्थ में। तो इसमें आपके 83 एंडोगेमस ग्रुप को जिसको चुना गया है स्टडी के लिए, उसमें 30 ट्राइबल ग्रुप है और 53 नॉन ट्राइबल ग्रुप है। और ये रिप्रेजेंट करता है 4 जो मेजर लैंग्वेज फैमिली है हमारे देश में। इंडो यूरोपियन स्पेशली नॉर्थ में कंसंट्रेटेड है, द्रविडियन स्पेशली साउथ में कंसंट्रेटेड है, और फिर एस्ट्रो ऑशियाटिक ये ईस्ट में के रीजन में कंसंट्रेटेड है डिफरेंट स्टेट में, टिबेटो बर्मन नॉर्थ ईस्ट में कंसंट्रेटेड है। ओके, तो ये डिफरेंट ग्रुप में क्या है, स्पेसिफिक ट्रेट्स पाई जाती है, और जो डिजीज होता है स्पेसिफिक डिजीजेस का आपका सर्च भी देखा जाता है, तो उसको टेकल किया जा सकता है बाय जीनोम मैपिंग, ध्यान में रखिएगा। ओके, इसको स्टार्ट किया गया है बाय आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कब स्टार्ट किया, 2020 में। कितने ह्यूमन का जीनोम कलेक्ट कर रहा है, 10,000 का, और कितने पॉपुलेशन ग्रुप का, 83 पॉपुलेशन ग्रुप का। ओके, तो इसीलिए कहते हैं ना, जब एक्सोगेमस शादी करते हैं तो आप जैसे पकड़ लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में है, आप उस ग्रुप से बाहर शादी करते हैं ना, तो जो जेनेटिक आपके प्रॉब्लम्स रहती हैं जो म्यूटेट होती रहती है अपने पॉपुलेशन के बीच शादी करने से, वो कम हो जाती है। इसलिए एक्सोगेमस ग्रुप में प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि ज़ीरो है, प्रॉब्लम तो रहती है लेकिन म्यूटेट नहीं होती है जो प्रॉब्लम ऑलरेडी है। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, चीज़ों को आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से और पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आई होप मैंने आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझाई और आपको समझ में आई। मैंने सिर्फ समरी ही बताया, लेकिन बाकी आप पढ़ेंगे तो अभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो और अगर कोई डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्लस ये जो फ़ोन नंबर है इसमें भी आप फ़ोन करके हमें डाउट पूछ सकते हैं। और ये हमारा एडमिशन डेस्क का नंबर है, इसमें फ़ोन करके भी आप पर्टिकुलर टीचर का भी नंबर कलेक्ट करके कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका कोई डाउट है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, हम हैं ही आपकी सर्विस के लिए। तो आप हमारे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले तो भी हम आपको सर्व करेंगे, और अगर नहीं भी लेते हैं, कहीं आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है फिर भी आप डाउटफुल है कि चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं, तो हम आपको मदद करने के लिए रेडी हैं। ओके, और बाकी एडमिशन फ़ी के बारे में इधर मेंशन है, जो भी फाउंडेशनल कोर्स लेने चाहते हैं, जुड़ने चाहते हैं हम हमारे साथ, तो ऐसे भी जुड़ सकते हैं। ओके, आप हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस से भी जुड़ सकते हैं। ओके, विदाउट एनी कॉस्ट, और आप हमारे कोर्स में एनरोल करके भी जुड़ सकते हैं। तो जैसे आपको सहूलियत लगे वैसे जुड़ सकते हैं, हम आपको सर्व करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम के लिहाज से। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम के लिहाज से क्या है, सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बहुत टॉपिक को समझना नहीं होता है। ओके, क्योंकि जनरलिस्ट नेचर का एग्ज़ाम है और आपको बनाना भी तो जनरलिस्ट ही है बाय दी यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए अलविदा।